गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप लोग क्लास 9 से क्लास 10 में आ गए। आपके क्लास में ही मैं हूँ इस समय, और परिस्थितियां आप लोग देख ही रहे हैं, क्या पोजीशन चल रही है। लेकिन हर क्लास के साथ हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन क्लास 10 के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि आपका पेपर भी होगा। सीबीएसई ने 30% सिलेबस आपका रिड्यूस किया हुआ है, जिसकी लिस्ट हम लोग के पास आ गई है। तमाम लेसन्स जो है इंग्लिश से और एसएसटी से बाहर किए गए हैं सिलेबस से। अभी जब तक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो जाती है, तब तक मुझे दोनों सब्जेक्ट्स देखना है। हाई कमान का आदेश है ये, एसएसटी और इंग्लिश। तो एसएसटी में हम आपको शुरू करते हैं, क्योंकि चैप्टर्स मुझे पता है कौन कौन सा। तो अभी आप जियोग्राफी का जो स्टार्टिंग आपका है, तो जियोग्राफी से 2 चैप्टर्स केवल आपको फर्स्ट टर्म से पढ़ने हैं, बाकी 2 चैप्टर उसका रिड्यूस किया गया है। पहला चैप्टर आपका है रिसोर्स, और लास्ट वाला जो चौथा चैप्टर है उसका एग्रीकल्चर। ये दो जो है चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ क्लास में आकर के वीडियो बनाने का और क्लास में आकर के लेक्चर देने का और क्लास में आके आपको समझाने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि यहाँ थोड़ा कंसंट्रेशन बनेगा। आपको लगेगा कि चलिए हम क्लास में नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास में ही बन रहा है। तो ये मैं आपके क्लास में ही हूँ, 10th बी वाले क्लास में। रिसोर्स क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और आई थिंक कि आप लोगों को ज्ञान सर ने पढ़ाया था। पहला ही चैप्टर आपका है एसएसटी का, क्लास 11 में आप रहे होंगे, तो पहला चैप्टर आपका रिसोर्स। रिसोर्स रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है संसाधन। ये है क्या? एनीथिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स, satisfied our needs, fulfill our requirement and reduce our problems into the utilization, that is known as resource. दुनिया की हर वो वस्तु संसाधन है जो किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब ऐसा कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं आया कि जो आपके लिए संसाधन न हो। ये हाथ में मेरा जो मैंने चार्ट लिया हुआ, इट इज ऑल्सो ए रिसोर्स। यू नो दैट what are the chemical composition of this चार्ट? क्या यह इसी रूप में था? नहीं ना। इसमें तमाम जो है एलिमेंट्स, लाइन है, वाटर है, तमाम चीजें इसमें मिला करके इसको इस शेप में बनाई गई, और तब आकर के ये हमारे जो है आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। हमारी आवश्यकता है, बोर्ड पर हमें लिखना है कुछ, तो हम इससे लिख रहे हैं। इन अदर वे यू कैन डिफाइन द रिसोर्स anything which fulfill the human need on the basis of skill and technology। अगर हम किसी रिसोर्स के साथ स्किल का अथवा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, तो वो चीज रिसोर्स होते हुए भी रिसोर्स नहीं है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपको एक छोटे से जो है बोल्ट की आवश्यकता हो। आपकी गाड़ी खराब हो गई और एक छोटे से बोल्ट की आवश्यकता हो, लोहे के बोल्ट की आवश्यकता हो, जिसको लगा देने से आपकी बाइक चलने लगे। या फिर आपको खाना बनाना है, आपको 1 किलो 2 किलो कोयले की आवश्यकता है। अब वो रिसोर्स है, लेकिन डेफिनेशन क्या कर रहा है कि वो रिसोर्स होते हुए भी तब तक रिसोर्स नहीं है
जब तक हम उसके साथ स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं या फिर वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। 2 किलो कोयला अगर हमें खाना बनाने के लिए चाहिए तो हमें कोयले की एक बड़ी सी चट्टान ला करके रख दिया जाए तो फिर वो हमारे किस काम का, और रिसोर्स होते हुए भी रिसोर्स नहीं है। अब हम वहां पर यूज करेंगे आइदर स्किल और टेक्नोलॉजी। व्हाट इज स्किल? स्किल आप लोगों को मैंने बताया हुआ था, आपकी भाषा में समझिए जुगाड़। हैमर लिए, हथौड़ी लिए, छीनी लिए और उस बड़े से, इस कमरे के बराबर बड़े से कोयले की जो है उस राख को, चट्टान को एक कार्नर से हथौड़ी और छीनी की सहायता से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में से निकाल के 1-2 किलो कोयला उसमें से निकाल लिए, अपनी अंगीठी में लाए और लाने के बाद जो है उसको जलाए, जलाने के बाद अपना खाना तैयार कर लिए। देन दैट इज रिसोर्स, वो रिसोर्स हो गया। लेकिन जब तक वो बड़े से चट्टान के रूप में है, हमने उसके साथ कोई स्किल नहीं यूज किया। और टेक्नोलॉजी क्या है? डायनामाइट की एक छोटी सी राड ला करके उसमें सुराख करके उसमें डाल दिए और ब्लास्ट कर दिए। इस कमरे के बराबर जो है एक कोयले का बड़ा सा चट्टान डिवाइडेड इनटू लैक्स ऑफ पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने ले लिया, उसको खाना बना लिया, हमारा काम पूरा। देन दैट इज रिसोर्स, वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स को आप सिर्फ ऐसे समझिए कि एक संसाधन तब तक संसाधन नहीं हो सकता जब तक वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। एक बेंच जिस पर आप बैठ करके पढ़ते हैं, अपना जो है बैग रखते हैं, उसके रॉ मटेरियल्स को देखिए पहले। उसमें लगने वाली जो लकड़ी है वो कभी किसी पेड़ का एक हिस्सा नहीं है। उसमें लगने वाला जो लोहा होगा वो किसी बड़े से लोहे के आयरन ओर का एक जो है बड़ा सा हिस्सा रहा होगा। उसमें यूज होने वाली जो कील है, कांटी, वो भी जो है कभी एक बड़े आयरन पार्ट का हिस्सा होगा। अब आपको उस पेड़ का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, कीली, कांटी दे दिया जाओ, कह दिया जाए बैठो इस पर, विल इट बी पॉसिबल? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं, आप बैठ ही नहीं सकते उस पर। अब वो सारी चीजें होते हुए कोई रिसोर्स नहीं, लेकिन आपने उसमें स्किल का यूज किया, पेड़ को काट के लकड़ी का पटरा बना लिया, लोहे के जो आयरन और जो बड़ा सा चट्टान है उसको अपने जरूरत का जो है उसको मोल्ड करके, गर्म करके और उसका सांचा तैयार कर लिया, उसका पैर बना लिया, उसका कांटी को जो है लगा करके ठोक दिया, उसको एक शेप दे दिया, एक आकार दे दिया, और अब वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। आप उस पर बैठ भी सकते हैं, अपना बैग भी रख सकते हैं। एक रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक कि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। क्लियर? अब रिसोर्स को आप डिफाइन करने, बुक में आपके जो है कैटेगरी वाले बुक में और आपके उसमें एनसीईआरटी वाले बुक में रिसोर्स को डिफाइन किया हुआ, आप उसको देखिए, समझिए। लेकिन आप जो मेरी डेफिनेशन है उसको समझिए पहले। एनीथिंग which fulfill the human need on the basis of skill and technology, that is resource. Now we have to discuss the second topic of this lesson, classification of resource. तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अगला टॉपिक आपका होगा रिसोर्स के बाद। और आपके 10th के जो बुक है उस बुक में आपको जो है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी के आधार पर रिसोर्स की क्लासिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी के आधार पर रिसोर्स की क्लासिफिकेशन, बॉर्डर लाइन के हिसाब से रिसोर्स की क्लासिफिकेशन। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना कि जो यर्थ में आपने पढ़ा था कि वो मेन रूप से कौन कौन से जो है, बाकी जो भी आधार आपको मिल रहा है, चाहे वो अवेलेबिलिटी के आधार पर हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी के आधार पर हो, चाहे वो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के आधार पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के आधार पर हो, ये सब जो है 3 ही कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेन रूप से आपको क्लासिफाइड करना है रिसोर्स को, तो आपकी हेडिंग होगी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ
रिसोर्स। इसमें आप केवल तीन मेन रूप से पहले तीन जानेंगे, 3, और इसमें सबसे पहला आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, दूसरा आपका है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा आपका खुद है ह्यूमन रिसोर्स। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम इसके बहुत ही मतलब बॉटम लाइन की बात कर रहे हैं। आपके क्लास में ये तीनों क्लासिफिकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन मेन रूप से पहले आप ये समझिए, अगर इसको आप समझ लेंगे then you can classify the resources on the basis of availability, on the basis of accessibility, on the basis of renewable and non-renewable, on the basis of national and international। ये सारा चीज आप समझ लेंगे। उसमें 4-5 on the basis of origin, ये सारा पॉइंट उसमें दिया हुआ है। लेकिन आपको ये तीनों पहले इसलिए बता रहे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होगा, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी होगा, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी होगा, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी रिसोर्स होगा वो इसी तीनों में आएगा। Either that resource will be related from natural, from human made, or from human resource। अब ये जो तीनों काइंड्स आपने देखा लिखा हुआ बोर्ड, इस तीनों काइंड को आप ये अपने आप में ही ये जो है अपनी कथा व्यथा बता रहा है क्या ये। इसके साथ नेचुरल लगा हुआ, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ऑल दोज रिसोर्सेज which is provided by the nature is called natural resource। हर वो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारी नीड की को सेटिस्फाई करता है, बट इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, अगर उसे प्रकृति ने भगवान ने बनाया है तो वो नेचुरल रिसोर्स है। लैंड, वाटर, रिवर, माउंटेन, ओशन, सन, मून, स्काई, यूनिवर्स, ये जितने रिसोर्स हैं वे आर मस्ट बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। और अब ये सब उसी में आएंगे जो आपका मैंने बताया अभी आपको किया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता उत्पत्ति। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, उपलब्धता क्या था। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यूज क्या था। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ये सारे रिसोर्स जो है इन तीनों में ही आएंगे। अब अगर वो नेचुरल है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, प्रकृति ने उसको प्रोड्यूस किया है, तो वो नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्स का डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा, नोट में भी लिख लीजिए। ऑल दोज रिसोर्सेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू फुलफिल आवर नीड इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल इसका आपका है लैंड है, सॉइल जिसको आप कह सकते हैं, वाटर है, सनलाइट है, मून है, रिवर, माउंटेन, फाउंटेन, फॉरेस्ट, प्लांट्स, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्स में है। दूसरा आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स लाइक ओरिजिन, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सब इसी में आया है। ह्यूमन रिसोर्स क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ये खुद अपनी कथा व्यथा बता रहा है आपको। ह्यूमन मतलब मानव, मेड मतलब निर्मित। हर वो संसाधन जो किसी न किसी रूप से डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन नेचर का उसमें कंट्रीब्यूट नहीं है, उसको मानव ने बनाया, इंसान ने बनाया, हमने आपने बनाया। दैट रिसोर्स इज नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। उसी रिसोर्स को हम ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप तमाम चीजें देख लीजिए, हवाई जहाज है, ट्रेन है, ओवरब्रिज है,
सड़कें हैं, ये बेंच है, ये चाक है, ये फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन. सो दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स. ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. नेचर का इसमें कंट्रीब्यूशन है, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से. अगर ये बना हुआ है, ये बेंच बना हुआ है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, लेकिन इसमें नेचर का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें जो लकड़ी लगी हुई है ये नेचुरल रिसोर्स है. आयरन भी लगा हुआ है, नेचुरल रिसोर्स है. ये सब जो है मिल करके इसको एक शेप दिया गया. अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको कांटी दे दिया जाए, बेंच का पटरा दे दिया जाए, लोहे का राड दे दिया जाए और ऐसे एक झोले में करके बोलिए कि इट इज द बेंच, इट इज योर सिटिंग प्लेस, बैठ के दिखाओ, तो आप बैठेंगे तो उसका फ्लेवर आपको मिल जाएगा, बैठ ही नहीं पाएंगे. तो ये जो है ह्यूमन, जब उसको ह्यूमन अपना स्किल और टेक्नोलॉजी यूज करेगा उसमें और उसको एक शेप देगा, आकार देगा. ओवरब्रिज जो बना हुआ है उसमें भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है नेचर का कंट्रीब्यूशन है. उसमें जो आयरन सरिया लग रहा है वो जो है नेचुरल है, उसे प्रकृति ने फॉर्म किया है. ये जो आपका उसमें यूज हो रहा है, क्या कहते हैं, सीमेंट, तो वो राख से बनता है. राख इज फॉर्म्ड इन नेचर, उसको इंसान नहीं बना सकता. तो ह्यूमन मेड रिसोर्स में ये नेचर का कंट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्ट नहीं होगा. और जब ह्यूमन उसमें अपनी मानव अपनी स्किल को, अपने गुणों को, अपने जो है व्यवस्थाओं को, अपने तौर तरीकों को यूज करके एक शेप दे देता है, एक आकार देता है, और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा. इसके बाद आपका तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं मानव संसाधन. 9th में आपने पढ़ा था. ये 9th के पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर जो है सेकंड सेमेस्टर में आपने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था कि एक ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे होता है. हमने ही आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ाया था. कुछ जो है और लोग पढ़ाए थे, क्या नाम है, जो पांडे सर आए थे. ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक टॉपिक पर चर्चा हुआ था कि जापान दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, और किसी भी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो सबसे बेहतर होती है, सबसे ज्यादा. उस कंट्री का जीडीपी सबसे बढ़िया होगा. और जापान जो है नेचुरल रिसोर्स के नाम पे जीरो. जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पे जो है हमेशा समय समय पर तमाम प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, अर्थक्वेक है और तमाम समस्याएं हैं. लेकिन जापान अपने टोटल इनकम का लगभग 50% 60% जो पैसा होता है वो अपने नागरिकों के ऊपर खर्च करता है. और किसी भी व्यक्ति को एक बेहतर नेचुरल रिसोर्स बनने के लिए 3 चीजों का आवश्यक होना जरूरी है. 3 चीजें जरूरी हैं: बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ और बेहतर फूड. ये तीनों चीजें अगर आपको मिल रही है तो निश्चित है कि उस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स की संख्या सबसे ज्यादा होगी. इसका बेस्ट एग्जांपल जापान है. उसके पास नेचुरल रिसोर्स कुछ भी नहीं, और नहीं तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर झेलता है. प्राकृतिक आपदाएं वहां आती रहती है, भूकंप है, सुनामी है, वैल्कोनिक ब्लास्ट है. लेकिन जापान में मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है. जापान के लोग सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं. जापान के लोग सबसे ऑनेस्ट और मेहनती होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं. जापान की शिक्षा व्यवस्था, हेल्थ, भाई ज्यादा दिन तक जिंदा वही रहेगा जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. तो जापान अपनी अर्थव्यवस्था का 60% जो पैसा है इट इज एक्सपेंडेड ऑन इट्स पॉपुलेशन. और यही कारण है कि जापान जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्स को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला कंट्री है. वहां सबसे ज्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है. तो ये 3 क्लासिफिकेशन आपका मेन रूप से है रिसोर्स का. अब जो बुक में आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब इसी 3 में ही आएगा. या तो वो नेचुरल रिसोर्स में होगा, या तो ह्यूमन मेड रिसोर्स में होगा, या तो फिर ह्यूमन रिसोर्स में होगा. बस आज के लिए मैं इतना ही यहीं पर क्लोज करता हूं, और इसके बाद अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो जो है
इसके आगे मैं फिर कंटिन्यू करूंगा और ओरिजिन के आधार पर क्या है, एलिजिबिलिटी के आधार पर क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, और उसके साथ अवेलेबिलिटी के आधार पर क्या है रिसोर्स की क्लासिफिकेशन, दैट विल बी कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो. ओके एंड थैंक यू.